Okay, let's start. One second. सर आज खत्म हो जाएगा। So बाइंडिंग एनर्जी हमने डिस्कस किया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और अदर देन दैट मैंने सारे डीके प्रोसेसेस तुम लोगों को बताए थे, राइट? बाइंडिंग एनर्जी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का डिस्कशन हो गया था, फिजन का डिस्कशन हो गया था, राइट? अच्छा। अब फ्यूजन में और कुछ थोड़ी डिटेल होती है, लेकिन इट्स ऑल थियोरेटिकल. So I will send you some stuff, you can read up on it. NCERT में मतलब this is all basically related to mains वाला part. If they can ask you like a information based question or a theoretical question, तो वो NCERT में जो भी उसका theory दिया रहेगा फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत, उस पर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है. Not that you need to know the exact reaction or what happens in the fission process or the fusion process, but some basic information is there. So you can either read it from HC Verma or from NCERT, either of them. नहीं, जिनमें HRK की जरूरत नहीं है, NCERT से पढ़ लोगे तो काफी होगा. तो लेकिन जो जनरल मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ सकता है, which is not particular to fission or fusion, which is basically related to a nuclear process, वो इस टाइप का हो सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है. जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप भी चीज है, जिसमें कि ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है. एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन इज नॉट रियली अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इट्स मोर लाइक अ न्यूक्लियर स्कैटरिंग. तो वन कैटेगरी इज स्कैटरिंग and the other category is transformation. तो scattering जो process है, or you have to read about fission and fusion from NCERT textbook, right? That is not really important right now. It is when you have to give the mains paper. So anyway, you have to read the NCERT before that. And because mains में कुछ questions आते हैं जो कि NCERT theory में से आते हैं, पार आज हो जाएगा चैप्टर मोस्टली, तो वो उसके तुमको पढ़ना रहता है. बट वो तब बात है, अभी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट. जब बाद होगा तब मैं बता दूंगा. तो अभी फिलहाल जो है पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं. स्कैटरिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. स्कैटरिंग वो होता है जिसमें कि कोई न्यूक्लियर चेंज नहीं होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जिसमें कोई ना कोई चेंज हो जाता है. और चेंज वाले प्रोसेस में ही डेल्टा एम होता है, और उसी के कारण ही डेल्टा ई भी आता है, राइट? न्यूक्लियर स्कैटरिंग जो प्रोसेस है वो सिंपली क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कोलिजन होता है उसके जैसा होता है. लाइक दे विल से फॉर एन एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग would be something like for example this kind of a thing where you have, let's say कि एक अल्फा पार्टिकल आया with some kinetic energy, और वो इलास्टिकली स्कैटर्ड हुआ एक स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस के साथ.
उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तुम्हें, मान लो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि जब ये कोलिजन होगा तो जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल करेगा कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर ये गिवन है कि बाद में दोनों के बीच में जो एंगल है, मान लो तुम्हारा जो अल्फा है वो इधर गया और तुम्हारा लिथियम जो है वो इधर गया, तो के नॉट के साथ अल्फा आया था और के अल्फा के साथ वो जाएगा और के लिथियम से ये जाएगा, और दोनों के बीच में तो कुछ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये बोला है कि इलास्टिक कोलिजन है। मतलब इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर एंड आफ्टर इज द सेम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो टोटल। तो अगर ऐसा है, दिस इज कॉल्ड अ स्कैटरिंग, बिकॉज लिथियम लिथियम ही है, अल्फा अल्फा ही है। So this is nothing but a classical collision. There is nothing different in it from solving point of view. Just like you do in classical mechanics, you conserve linear momentum and you conserve energy. You have to do the exact same thing here also. ठीक है? The only difference is, the only sort of maybe a little tip is that these are, it's better in these kind of processes to express, क्योंकि तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना है, तो मोमेंटम को अगर तुम जो है √2m(k) लिखोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, या अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो p²/2m लिखोगे। क्लासिकल रिजल्ट है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, मोमेंटम mv है, तो दोनों में ये रिलेशनशिप होता है। तो व्हेन यू आर राइटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लाइक दिस, or if you're writing conservation of momentum, because everything is to be found in terms of kinetic energy, the question is what is the final kinetic energy of the lithium। तो वही लॉजिक है कि मान लो तुम्हारा अल्फा जो है वो थीटा पे गया, तो तुम्हारा जो लिथियम है वो 60 डिग्रीज माइनस थीटा पे गया होगा। तो पहले तुम लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, How did you say 60 degree? दिया हुआ है, गिवन है, Okay. गिवन डेटा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है एक्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले कितना मोमेंटम था वो हो जाएगा के नॉट √2, एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा 2m अल्फा के नॉट, ये तो मोमेंटम आ रहा था, और बाद में मोमेंटम हो जाएगा 2m अल्फा के अल्फा cos थीटा प्लस 2m लिथियम के लिथियम cos 60 डिग्री माइनस थीटा, राइट। और y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखोगे तो y में पहले कोई मोमेंटम नहीं था, तो बाद में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि √2m अल्फा के अल्फा साइन थीटा इज द सेम √2m लिथियम के लिथियम साइन 60 माइनस थीटा, बराबर। Yes, sir. और फिर लास्ट में तुम लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व्ड है और केवल काइनेटिक फॉर्म में है, और कोई एनर्जी है नहीं क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, तो कोई मास वास चेंज नहीं रहा है। तो तुम बोलोगे के नॉट इक्वल्स टू के अल्फा प्लस लिथियम, दैट्स इट। सॉल्व कर लोगे तो के लिथियम मिल जाएगा। तो when it's a scattering process, when the participants after the thing and before the thing are the same, then it is exactly like a classical collision between two objects and you have to write the exact same equations, right? But कभी क्या हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, लाइक वो उसको ठोकेगा और फिर जो वहां पे कोई और चीज प्रोड्यूस हो गया होगा। तो इसको मैं एक प्रॉब्लम की तरह देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। तो 1 मिनट भेज रखे हैं। हाँ, Done, sir.
तो अब जो है ये एग्जांपल पकड़ो कि एक हमारे पास कार्बन है, ठीक है, स्टेशनरी, और एक न्यूट्रॉन आएगा जो कुछ के नॉट से आएगा, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 10 MeV से आएगा। ये इसको ठोकेगा और इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। और तुम्हें पता है बाद में कि जो इससे बन रहा है वो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा जो इस तरफ जाएगा at 90 degrees to the original direction of the neutron, और साथ में एक बेरिलियम बनेगा। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ प्रोवोक्ड अल्फा डीके टाइप करा दिया है कार्बन का। कार्बन को नेचुरली अल्फा डीके नहीं होगा, लेकिन ये उसको ट्रिगर कर दिया है। द न्यूट्रॉन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द कार्बन, कार्बन टर्न्स इनटू कार्बन 13, कार्बन 13 is unstable, and then it undergoes an alpha decay where an alpha is emitted at 90 degrees to the original direction of the neutron, and a beryllium is produced, which is the daughter nucleus. Make sense? So this is an example of a transformation nuclear reaction where it's a sort of a collision plus a transformation. तो इस केस में अगर तुम देखोगे कि भाई बाद में जो मासेस हैं बेरिलियम और अल्फा के वो ऐड करोगे, और पहले का जो मासेस है तुम्हारा इसका न्यूट्रॉन और कार्बन 12 का वो डिफरेंट आएगा। Then therefore there will also be a production or a consumption of energy depending on whether the mass afterwards is more or less. There will either be energy produced as a result of that mass defect or energy consumed. ठीक है, साथ में additionally ये भी दिया हुआ है कि the energy threshold for this process is 6.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? Maximum energy that can be produced. नहीं, थ्रेशोल्ड का क्या मीनिंग होता है? Minimum energy to provoke alpha decay. करेक्ट। ये होने के लिए पहले जितनी एनर्जी यूज अप हो जाएगी, जो तुम्हें बाद में दिखेगी नहीं इन टर्म्स ऑफ मोशन एंड एनीथिंग, दैट विल सिंपली बी यूज्ड अप इन कॉजिंग इट। तुम लोग समझ गए? उसके बाद अगर कुछ बचा तुम्हारे पास पहले का लेके और नया कुछ अगर प्रोड्यूस हुआ, तो वो सब का एनालिसिस जब तुम करोगे एनर्जी का, तो उसमें दिस इज समथिंग दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। टू इवन हैव दिस अकर will require this much energy, then whatever is left over as will show up as the kinetic energy or whatever, और फिर मास डिफेक्ट में से जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो सब तुम देखो, लेकिन ये जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस है। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड is the kinetic energy of the alpha particle. Beryllium का kinetic energy नहीं दिया ना? नहीं, इसमें मुझे तुम्हें मासेस देने पड़ेंगे, एक्चुअल यू में मास देना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये बराबर से आएगा। तो कार्बन का मास तो यू में 12 ही होता है, क्योंकि कार्बन के मास से यू डिसाइड होता है ना। बेरिलियम का मास मैं तुम्हें यू में दे देता हूँ, रुक जाओ। Let me just look it up. हाँ, बेरिलियम का जो मास है यू में, कहाँ गया बेरिलियम?
तो 9 होगा। नहीं 9 नहीं होगा। देखो एक चीज ये समझ लो, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट तुम सिर्फ मास नंबर अगर देखोगे तो तुम्हारा कभी भी एनर्जी मास डिफेक्ट आएगा नहीं। ये 12 है, हाँ ये 1 है, हाँ तो ये 13 हो गया। ये राइट। 9 है और ये 4 है, तो ये भी 13 हो गया। मास डिफेक्ट जो है मास नंबर से नहीं आता है, क्योंकि मास नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है इन द सेंस ऑफ मेजरिंग द ट्रू मास। मास नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ, सो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इक्वल असाइन करता है और बाइंडिंग एनर्जी को इग्नोर करके होता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम मास नंबर के बेसिस पे बोलोगे ये 9 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 1 है, तो कोई मास डिफेक्ट नहीं है इस प्रॉब्लम में। मास आफ्टर एंड मास बिफोर आर द सेम, देन डेल्टा एम इज जीरो। दैट इज नॉट हाउ यू डू डेल्टा एम। डेल्टा एम only shows up when masses are taken in proper mass unit, that is u। u को AMU भी कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी उनके a को मत ऐड करके, डू नॉट यूज a फॉर मास, उससे कभी भी तुम्हें मास डिफेक्ट नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि a itself is a conserved quantity in everything। मास नंबर जो है अपने आप में एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है, तो वो तो हमेशा बिफोर एंड आफ्टर सेम आएगा। लेकिन जब ट्रूली उनके मासेस ऐड किए जाएंगे तो डिफरेंस आएगा। और वो क्यों आता है? क्योंकि वही न्यूक्लियॉन्स बेरिलियम में डिफरेंटली बाउंड हुए हैं और कार्बन में डिफरेंटली बाउंड है तो उतने ही, लेकिन जब वो कार्बन में बाउंड है तो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट है, तो उसके मासेस कम डिफरेंट आ रहे हैं। और वही जब वो बेरिलियम में बाउंड है तो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट है, तो मासेस डिफरेंट आ रहे हैं। मास डिफरेंस उससे आता है, तो इट कैन ओनली बी सीन व्हेन यू टेक इट इन द प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू, अच्छा चिन्मय ने बताया कि बेरिलियम टेक मास ऑफ Be 9.01218 U। न्यूट्रॉन का भी देना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ अल्फा भी देना पड़ेगा। मास ऑफ कार्बन तो 12 ही है, वो तो स्टैंडर्डाइज है। रुको, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ अल्फा भी बता देता हूँ मैं तुमको। इधर है भाई। ये रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 यूनिट्स, और मास ऑफ अल्फा जो है प्रॉपर में वो है 4 पॉइंट कितने यूनिट्स में दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 5 ही दे रहा हूँ ना, तो बस 5 तक ही रख लो। तो इसका भी 5 तक ले लो, 00150 यूनिट्स। कर लो अब सॉल्व। कार्बन का तो 12 ही है। Try to do it without calculator because that is how you will have to do it. वो तो कन्वर्जन फैक्टर तो तुम्हें पता ही है। एक U जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, या एक UC स्क्वायर जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होता है।
नहीं चिन्मय, वो नहीं दिया है। सॉल्व कर लो और आंसर्स तुम लोग मेरे को होस्ट पे भेजना व्हेन यू गेट अ वैल्यू फॉर इट। गौरव ये फाइंड करना है ना। फाइंड लिख देता हूँ। सर आंसर कहाँ भेजना है? होस्ट। कार्बन का 9 है ना, और 12 है ना? सर क्या? कार्बन का 12 है ना? हाँ कार्बन का 12 है ना। कार्बन के 12 से ही डिसाइड होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली, उसका डेफिनेशन है दैट यूनिट दैट साइज 12 of which is exactly the mass of the carbon nucleus. डेल्टा में नेगेटिव आ रहा है। होने दो। डेल्टा नेगेटिव आ रहा है मतलब कि फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास कम है। मतलब मास बन रहा है। ठीक है, मगर हमारे पास है भी तो काफी एनर्जी पहले से, हाँ कुछ यूजअप भी हो जाएगा। क्योंकि देखो वैसे भी एक्सपेक्टेड है, इफ यू रिमेंबर कल का डिस्कशन जो था जिसमें हम बोल रहे थे कि फिजन किधर से नेचुरली होता है और किधर से अननेचुरल होगा, तो ये लाइटर एटम है, इसका फिजन जो है इज नॉट अ नेचुरल इवेंट, इज नॉट अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग इवेंट बाय इटसेल्फ। हाँ हाँ चिन्मय, दैट्स द रिएक्शन। कर लो सॉल्व, होस्ट पे भेजो आंसर, मैं देख लूंगा। Sir, can you repeat what you just said? I was disconnected. About some energy producing event. I just heard that.
दीपांकर क्लोज है but not exact, but ठीक है, okay, I will solve and we'll put data, then we'll check exactly. It's close enough. पिनाक also close enough. चिन्मय वो डाल दे वैल्यूज, फिर बता मेरे को मासेस जो तूने लिखा है ना, so that I can tell you whether it's चिन्मय करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, तो मतलब इतना प्रिसाइज तो आ ही रहा होगा फिर। B57 चिन्मय करेक्ट आंसर। तो दीपांकर और पिनाक तुम लोग अपना फिर से चेक कर लो। आई थॉट कि मे बी मासेस मैंने ऐसे लिख दिए तो हो सकता है कि जो आंसर है उससे डिफरेंट आ रहा हो, बट क्लोज इनफ तो आ ही रहा है टू व्हाट आई थॉट इट इज। पार्थ नहीं, ये कैसे होगा, देख लो फिर से। मिराज करेक्ट नहीं है, स्नेह करेक्ट नहीं है, अर्नव करेक्ट नहीं है, अर्घ्या क्लोज है बट इट कैन बी मोर एक्यूरेट, एकांश क्लोज बट कैन बी मोर एक्यूरेट, पिनाक अगेन कैन बी मोर एक्यूरेट। ठीक है चिन्मय, ओके। हाँ हर्षित, यस ऑफ कोर्स। परिजात ऑल्सो क्लोज इनफ। शुड आई सॉल्व इट और 1-2 मिनट और?
So 1 minute. ठीक है, कर लो. So can you check the chat? Anvay, not so correct. Chinmay, not so correct. Pranav, close but not so correct. Sir, can you solve? Yeah. हाँ, क्या नहीं सॉल्व करूं? ठीक है. हाँ, पीछे.
बेसिकली मान लेते हैं कि बेरिलियम जो है के बीई से उधर गया एट सम एंगल ऑफ फाई। तो इक्वेशंस तो वही है, मोमेंटम का इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यू स्टिल हैव टू कंजर्व मोमेंटम। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी 2 मास ऑफ बेरिलियम के ऑफ बेरिलियम का रूट cos फाई, ये होना चाहिए सारा मोमेंटम इधर का, क्योंकि अल्फा तो पूरा 90 पे चला गया, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m अल्फा के नॉट, और y में मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा कि बेरिलियम का जितना मोमेंटम y में गया है 2 मास ऑफ बेरिलियम के ऑफ बेरिलियम साइन फाई इज 2 सॉरी m अल्फा मैंने इधर लिख दिया, m न्यूट्रॉन है ये, m अल्फा के अल्फा। ये इक्वेशन सही है, क्लियर है? बेरिलियम में हमको कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वी वुड लाइक टू एलिमिनेट बेरिलियम आउट ऑफ द पिक्चर, or rather we would like to eliminate the angle at which beryllium goes. I still need the kinetic energy of beryllium because in the energy balance I need to find out how much kinetic energy that took. टोटल में से वो कितना लेकर चला गया, तो बाकी ये लेकर गया हो। अब एनर्जी का जो इक्वेशन है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि देखो अगर किसी रिएक्शन में मास डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब after the reaction mass is less then energy is produced, right? तुम्हारा मास डिफेक्ट पॉजिटिव होता है और क्यू भी पॉजिटिव होता है। तो इन जनरल जो है अगर हम क्यू को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखें तो वो करेक्ट रहेगा। यू अग्री व्हाट आई एम सेइंग? With sign, yes, sir. As just the definition, like I can always write कि K of the reactants equals to K of the products plus Q, where Q is basically delta MC square, where delta M is mass of reactants minus mass of products. यस सर। क्योंकि अगर उधर मास कम हुआ तो उधर ही एनर्जी निकलनी चाहिए। प्लस क्यू प्लस वो थ्रेशोल्ड वाला भी ना? नहीं, वो तो एक अलग, ये प्रॉब्लम में स्पेसिफिक है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि it is always correct to write Q on the right hand side with its definition. If it so happens that actually mass produce हो रहा है, राइट साइड पे मास ज्यादा है, तो एनर्जी देना पड़ेगा उस रिएक्शन को। राइट साइड पे अगर मास ज्यादा है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, यस ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर उस रिएक्शन को चलाने के लिए क्यू देना पड़ेगा कि इनकी जो है प्लस क्यू देने से वो उधर जाएगा। तो क्यू हमेशा राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं विद डेफिनेशन, एंड इफ इट हैज टू बिकम नेगेटिव इट विल बिकम नेगेटिव एंड कम ऑन दिस साइड ऑटोमेटिकली, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो इस रिएक्शन में हमारा वाला प्रॉब्लम में पहले तो न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है जिसका नाम के नॉट रखा गया है है ना, और बाद में मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है और क्यू जो भी निकलता होगा, बट एट द सेम टाइम इधर से मेरे को के थ्रेशोल्ड भी चाहिए होगा, ऐड करना पड़ेगा। डू यू एग्री दैट इट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड? यस सर। Because that is needed to make the reaction go.
So it is consumed, not produced. कंजम्पशन ये साइड है, प्रोडक्शन ये साइड है. अगर ये नेगेटिव होता है तो ये भी कंजम्पशन साइड आ जाएगा. बस दैट्स इट, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. अब तो बस मैनिपुलेट करना है नंबर्स को. यहाँ तुम इसको करो कि स्क्वायर करके ऐड कर दो. तो ये आ जाएगा, फाई एलिमिनेट हो जाएगा, के बीटा के बेरिलियम भी आ जाएगा इसमें. और फिर ये तो हमें सर थ्रेशोल्ड राइट में नहीं आना चाहिए. नहीं, थ्रेशोल्ड इधर आएगा ना. सो उतना एनर्जी लगेगा टू मिनिमम एनर्जी टू डू समथिंग, राइट, टू डू द Correct. प्रोसेस. करेक्ट. तो वो प्रोडक्ट्स में ही कंसीडर होगा ना, क्योंकि इतना एनर्जी उसको और लगेगा प्रोडक्ट्स के साइड में. नहीं लाइक अगर ये 5 जूल एनर्जी दिया, उसमें 4 जूल थ्रेशोल्ड एंड 1 के ही है. सो लेट 5 is equal to 4 plus 1 and not 5 plus 4 equal to 1. So even I feel that the threshold should be on the right side because that much energy will be consumed. राइट, सही बोल रहा है तू पार्थ. दिस विल आल्सो बी ऑन दिस साइड. मतलब इस साइड से माइनस करना पड़ेगा एक सेंस में कि काइनेटिक एनर्जी हम इतना लेकर आए, उसमें से इतना तो यूज हो गया सिर्फ रिएक्शन के होने में, तो वो माइनस हो गया. बाकी जो बचा वो फिर एनर्जी बैलेंस में, उसी से फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसी से अगर क्यू बनना हो, क्यू और क्यू अलग से निकलेगा. सही कह रहा है. थ्रेशोल्ड शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, क्लियर. यस. ऑलराइट. सर प्रीवियस पेज में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि थ्रेशोल्ड के लिए कुछ लॉस नहीं होगा इससे. नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन अपने आप में एक सेपरेट लॉ है, और यहाँ पे रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट नहीं है इन लोगों के अलावा, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा. बट एक तरह से जो थ्रेशोल्ड होगा कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच कैन प्रिवेंट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नहीं. ओके. मोमेंटम कंजर्वेशन में फोर्स देखना होता है, और फोर्स के लिए देखना होता है कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, और यही पार्टिसिपेंट्स हैं. इवेंट से पहले भी ये लोग हैं, इवेंट के बाद भी ये लोग हैं, तो कोई दूसरा चीज इंटरफेयर किया नहीं है इसमें, तो मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता है सिस्टम का. एनर्जी तो अंदर से निकली है. इट्स लाइक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए तो बॉम्ब में से एनर्जी निकलेगी. मोमेंटम तो लेकिन जीरो ही रहेगा अगर बॉम्ब रेस्ट पर था, तो चाहे कितना भी जोर से फटे, कितना भी पीसेस वायलेंटली फ्लाई ऑफ करे, बट इट कांट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. यस. ठीक है. प्रीवियस पेज एक्शन दिखा सकते. अब इसके बाद तुम लोगों ने अगर सही किया है तो फिर मे बी, अगर तुम लोगों का आंसर वेरी कर रहा है, आंसर इसका है, करेक्ट आंसर है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. So if you wrote the same equations but got a different answer, maybe calculation में इशू होगा, या क्योंकि इतने सारे न्यूमरल्स कैरी करने हैं तो हो सकता है उससे कुछ एरर हुआ हो. Unfortunately, there is no shortcut for this. If such a problem comes in, mostly तो क्या होता है कि they will usually not give you bad data. अंजई में इतना कोशिश वो करते हैं that they try to not give you really terrible data, which has to be manipulated a lot. The thing is, with this kind of a problem, the difference in masses does not manifest itself unless you go to some substantial number of decimal places. एक डेसिमल प्लेस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. पहला वाला डेसिमल प्लेस भी अगर तुम ले लेते हो तो यू कैन सी कि कोई फर्क ही नहीं है मासेस का, सब बैलेंस हो जाता है. तो एटलीस्ट 2-3 तक तो जाना ही पड़ता है उन लोगों को, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट है नहीं उस बात का. हाँ. So I wanted to ask, so when I was solving, so since the mass is produced here, so the energy used for that and added to the threshold energy, it exceeds the 10 mega eV with which it approaches, the neutron approaches the carbon. So that way, the kinetic energy of B plus K of alpha would be negative, or how? Like, am I doing something wrong in calculations? But your energy balance looks like this. Yes. And you're saying this plus this is coming out to be negative. Yes, sir. In my calculation. पॉजिटिव आ रहा है और बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है मुझे तो. नहीं,
Q तुम्हारा आया ना नेगेटिव, डिड यू गेट अ नेगेटिव? नेगेटिव है हर्षित? हाँ सर, Q negative. हाँ, Q नेगेटिव आएगा। some 1 Oh 1 right, 2 because understood sir, मैं वो तुमने positive लिया था। probably हाँ, तो Q नेगेटिव लेके करो, करेक्ट आ जाएगा। Right sir. Q का तो डेफिनेशन है, वही हमेशा यूज करना है। It's always reactants minus product. Got it. ठीक है, एक सेकंड। Okay, any other questions on this? No. ठीक है, देख लो अगर if you're writing something on this page, then we'll move ahead. So now, basically, this is how you would solve a transformation. So in the transformation, the additional feature is the Q. Otherwise, if there is no transformation and if it's simply the same things on the reactant and product side, then there is no mass defect. So there is no Q value and it's simply a scattering, which is like any classical collision, right? उसमें भी बस मैं ये बोल रहा था कि तुम P को K square by वो करके कर सकते हो. That's just a shortcut. You don't have to do it. You can write it like half mv square or whatever. It's just more convenient to write momentum and kinetic energy in interconvertible form because you are either solving for one or the other. Mostly you are solving for kinetic energy. ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, इस एनर्जी बैलेंस का एक गेम ये है कि क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हमें पता चलता है कि चीज होगा या नहीं होगा। गोइंग बैक टू आई would have said otherwise when we were discussing decays, but if you go back to the alpha beta decay, beta plus and beta minus decay, तो हमारा जो बीटा प्लस डीके है वो बेसिकली एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनाता है, उधर से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और इधर से तुम्हारा एक न्यूट्रिनो निकलता है। और जो दूसरा है बीटा माइनस डीके, वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। Assuming that the neutrino and the antineutrino are massless, you will find that again Q वैल्यू अगर तुम इसका निकालोगे तो इसका टोटल मास और इसका मास सेम नहीं है। इसमें भी इधर का मास और इधर का मास सेम नहीं है। इधर का जो मास है निकालोगे मास प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर का डेल्टा एम तुम निकालोगे तो वो है मास ऑफ न्यूट्रॉन minus mass of proton plus mass of electron, and you will find that this quantity is actually less than 0 while this is greater than 0. This implies इस reaction Q negative है और इसका Q positive है। मतलब जो तुम्हारा बीटा माइनस डी के है ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस है इन द सेंस ऑफ कि वो हो जाएगा खुद से, वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग इवेंट है, उसको किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीटा प्लस डी के है, यू कैन सी that it is not something that will occur on its own. It is something that requires energy to convert a proton to neutron. Will basically require some additional energy investment before it will proceed, right? और उसमें दूसरी बात ये है कि इसको पॉजिटिव करने के लिए I think essentially the proton differs from the mass of a neutron. I mean, the neutron is only about the size of an electron more massive than proton. और फिर तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वर्थ ऑफ एनर्जी अगर तुम्हें मिल जाता तो ये जो है बराबर 0 हो जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस मतलब द न्यूट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रोटॉन, तो इनका डिफरेंस जो है 1 इलेक्ट्रॉन है,
और एक इलेक्ट्रॉन और इधर की साइड में है, तो अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल मास के बराबर एनर्जी दे देते हो इस रिएक्शन को, तो ये बराबर कर देगा, इसको ऑफसेट कर देगा इसका क्यू को, और हम ये प्रोसीड करा सकते हैं। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि फॉर बीटा प्लस, mass of proton minus mass of neutron plus mass of electron is roughly speaking negative twice mass of electron. Therefore, to proceed, it needs E equals twice mass of proton C square worth of supplied energy. या कहने का मतलब ये है जनरली स्पीकिंग कि देखो एक चीज ये है इसमें टू कीप इन माइंड कि ये एनर्जी हम तो नहीं दे रहे हैं, ये तो डीके मतलब हम भी दे सकते हैं, यू कैन आर्टिफिशियली डू डीकेज एंड ऑल व्हिच इज अ सेपरेट इशू, बट दीज आर डीकेज दैट अकर इन नेचर. हाउ डिड वी फाइंड देम आउट? बिकॉज दे हैपन ऑन देयर ओन, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर ये रिएक्शन खुद से हो नहीं सकता, इसको एनर्जी चाहिए, तो कैसे होगा? Like how does it occur in nature itself? Nobody is giving it energy, or who is giving it energy? The question is who is giving it energy. ठीक है, तो can you tell where that energy might be coming from? Any ideas? The neutrino. नहीं, न्यूट्रिनो से कैसे एनर्जी आएगा? न्यूट्रिनो तो आउटकम है रिएक्शन का, रिएक्शन ही नहीं होगा तो न्यूट्रिनो कहाँ से निकलेगा? ये थोड़ी है कि न्यूट्रिनो वापस निकल के साइक्लिकली फिर प्रोटॉन को एनर्जाइज कर देगा. एनर्जी इधर चाहिए ना इसको उधर चलाने के लिए, तो इधर से थोड़ी ले सकते एनर्जी. No, you can't take it from a beta minus decay, Arnav. Arnav is saying कि ये बीटा माइनस में से एनर्जी निकलता है तो वो इसको दे दो. But what is the point of first converting a neutron to a proton and then converting a proton back to a neutron? Why would nature do something like that? The point is to achieve stability. If your n by z ratio is wrong, it is wrong either in the sense of n being more than p, in which case you do this, or it is wrong in the sense of it can't be that you are doing both of them. They will cancel each other out. Why will something like that occur? गामा रेज कहाँ से आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर? यू आर सेइंग कि अच्छा नेचुरली फॉलिंग गामा रेज विल ट्रिगर दिस. नो नो, दिस हैपेंस ऑन इट्स ओन. It will happen because you have to understand, you have to rather keep in mind from a conceptual standpoint that these decays don't occur to isolated particles. वैसे कहने का मतलब यह है कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है मगर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, बट इट इज नॉट दैट. हाँ चिन्मय, दैट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. न्यूक्लियर ट्रांजिशन होगा. बेसिकली ये आइसोलेटेड पार्टिकल नहीं है. ऐसा नहीं है कि नेचर में कोई न्यूट्रॉन पड़ा है और वो प्रोटॉन बन जाएगा. नेचर में प्रोटॉन भी स्टेबल होता है बाय इटसेल्फ और न्यूट्रॉन भी स्टेबल होता है बाय इटसेल्फ. In nature, if there was a proton or a neutron, then even a neutron you could say will convert to a proton with some probability, because it's an energy liberating process. But a proton would not convert to a neutron. But these are not occurring to the isolated protons and neutrons. They are not just lying around somewhere. They are inside some nucleus. There is already a nucleus within which some proton will convert to a neutron. What happens is that the energy to make this go in that direction will proceed from basically the rearrangement of the nucleus itself. यानी बाकी लोगों का rearrangement nucleus को एक दूसरी configuration में लाएगा जिसकी energy lower होगी from the previous configuration. और वो जो differential है वो इतना होगा, अगर हुआ तो वो एक प्रोटॉन पकड़ेगा और उससे वो न्यूट्रॉन बन जाएगा. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. न्यूक्लियर की अपनी रीअरेंजमेंट कुछ होगी और न्यूक्लियर अपने आप को करता ही रहता है कॉन्स्टेंटली. इट्स ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. इट इज कॉन्स्टेंटली सॉर्ट ऑफ. तो अगर ऐसा हुआ, ये प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है कि न्यूक्लियस जो है एक स्टेट में था और उसको एक बीटा प्लस करने का जरूरत था स्टेबिलिटी के लिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इफ इट सडनली
finds a configuration in which it falls into a lower energy state and the differential is just right, then that energy will be taken by some proton and it will turn into a neutron. That is where the energy will come from. ठीक है, do you all understand? तो ये है इसका लॉजिक. सर ये लास्ट पॉइंट थोड़ा वापस रिपीट कर सकते हो? पॉइंट ये है कि एनर्जी चाहिए उसको करने के लिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? नेचुरली अकरिंग डीके में कैसे आएगा एनर्जी? आर्टिफिशियली तो चलो हम प्रोवोक कर सकते हैं बाय डूइंग समथिंग, बॉम्बार्ड करके या व्हाटएवर, लेकिन नेचुरली अकरिंग में कैसे होगा? नेचुरली अकरिंग में ऐसे होगा कि न्यूक्लियस में है ना ये प्रोटॉन टेबल पे नहीं रखा हुआ है अकेला, ये किसी न्यूक्लियस का पार्ट है जिसमें और भी बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उनका कॉन्स्टेंटली रीअरेंजमेंट होता रहता है. न्यूक्लियस के अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली उनमें शफल करता रहता है विद सम प्रोबेबिलिटी. तो अगर न्यूक्लियस के किसी एक रीअरेंजमेंट में ऐसा हुआ कि it finds a new configuration in which it falls in energy and the differential is exactly this or around this, then that excess energy, instead of coming out as a gamma ray, can be taken by a proton and it can convert to a neutron. Make sense? And so if the energy by the transition of the nucleus was more than 2 MEC square, then that would come out as gamma ray, or will it go into the kinetic energy of the neutrons or the electrons? That depends. Again, all of those are probabilistic things. There is no definitive answer to these kind of questions. You can't say this or that will happen. It might, one nucleus actually end up only decaying as gamma and the proton might not convert to a neutron. Or it might convert it after the emission of gamma, there might be another transition and then a proton convert to a neutron, or that energy partially could be taken by a proton and convert to a neutron. The remainder might come out as the kinetic energy of these things. So it's really all of those possibilities and they have some different amounts of probabilities associated. ठीक है? All right. तो अब जो है बेसिकली हम आ गए हैं अपने लास्ट सब टॉपिक पे, और ये तुम लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, तो आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ गो ओवर इट इन नॉट सो मच डिटेल. अब हम मैथमेटिकल पार्ट पे आ गए हैं. अभी तक हम उसके टाइप्स और रीजंस और प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे. अब हम उसकी स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जब डीके हो रहा होता है, वेदर इट्स एन अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, व्हाटएवर इट इज, then if I start with a macroscopic amount of something, uranium, whatever, then how much will I have left with me after 5 minutes or after a year, right? So the thing with nuclear decay, first of all, you have to understand. तो chemical kinetics वाला part ना जो radioactive equation वही है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन भी वही है, एक्सपोनेंशियल डी है. तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियर डीके is a stochastic event. Stochastic is just a fancy way of saying it's a probabilistic event, probability driven event, in the sense of stochastic का जो proper meaning होता है वो ये होता है that it is the kind of thing where to be able to predict the outcome of one event is nearly impossible, but to be able to predict the outcome of a collective is more or less doable, or you can quite confidently say that. Like for example, to take an example, मान लो कि, और ये ultimately हमारे method of collecting information का outcome है rather than something fundamental to the thing, in the sense of that, let's say इसका classic example ये है कि अगर मान लो एक T जंक्शन है, ठीक है, जहां पे गाड़ियां आते हैं T पे से, और फिर आगे जाके वो या तो लेफ्ट टर्न मारते हैं, राइट टर्न मारते हैं, ठीक है. यू आर अ कॉप, ट्रैफिक कॉप, यू स्टैंड हियर and then cars come and then some of them go this, some of them go this way, right? तो अगर तुम यहाँ पे 10 साल काम किए हो और दिन में 1000 आते हैं, तो तुम्हें एक फेयर आइडिया होगा कि अगर 1000 कार आते हैं तो 600 इधर जाते हैं और 400 इधर जाते हैं. अब ऑब्वियसली इसमें वेरिएशंस होती है, हर इवेंट में वेरिएशंस होती है. मे बी ट्यूसडे को पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफिस टाइम कुछ और होते हैं. मे बी संडे हाईवे से सिटी जाने वाली कार ज्यादा होंगी विलेज से. हाँ,
बहुत सारे माइक्रो रीजन के कारण ये नंबर फ्लक्चुएट तो करते रहता है, लेकिन हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं. ऑन एवरेज फॉर 10 years, लेट्स से अगर तुम और स्पेशलाइज करोगे, वो तो कितना भी स्पेशलाइज करोगे तो उतना वो कम डेटा पॉइंट आते जाएंगे. लाइक यू से ओके, आई विल टेक ऑल मंडेज ऑफ द लास्ट 10 years, then you will have a more solid distribution in the sense of less fluctuation, but you will also end up having less data points. That's a compromise that's always there in any statistical analysis. But in any case, point is कि roughly speaking you know this, right? तो अब अगर मान लो मैं तुमसे एक इस पे बेट लगाना चाहता हूँ. आई एम समबडी हु नोज नथिंग अबाउट दिस, राइट? आई एम सम रैंडम पर्सन. आई वॉक अप टू यू एंड आई से आई विल मेक अ बेट विद यू. ठीक है, बल्कि उल्टा कर लेते हैं सो दैट यू कैन राइट लाइक इमोशनली फील योर मनी गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट. आई एम द ट्रैफिक कॉप. आई हैव बीन हियर फॉर 10 years. यू कम इन एंड यू वांट टू मेक अ बेट विद मी. ठीक है, और ऑब्वियसली अज्यूमिंग यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो दो टाइप के बेट तुम मेरे से लगा सकते हो. तुम कौन सा लगाना पसंद करोगे? Would you like to bet with me on how many cars take left and how many cars take right after the end of today? Or would you want to bet with me on looking at one car which is currently approaching and then betting on whether that will turn left or right? One car. Many cars, the entire deck. One car. One car. One car, right? You all understand why one car? Yes, Yeah. sir. Many car में तुम्हारा जीतने का कोई चांस नहीं है. तुम्हें कुछ पता नहीं है इस बारे में. मैं 10 साल से उधर खड़ा हूँ, तो मेरे को तो पैटर्न पता है. सर ऑन एन एवरेज तो बता सकता है ना भाई. तुम कैसे बता दोगे? अंडरस्टूड. Right? You're not that person. You don't know anything. You don't stand there for 10 years. So if you want to bet with me कि भाई क्या स्प्लिट है, आज के दिन के बाद क्या स्प्लिट होगा, तो मैं ऑब्वियसली बोल दूंगा भाई 600 400. तुम बोलोगे कुछ भी 500 500 200 800, तुम्हें क्या पता है? बट एक कार का अगर क्वेश्चन है तो आई एम एज क्लूलेस एज यू आर. Me after having stood there for 10 years have no additional advantage when it comes to predicting the outcome of that singular event. एक पर्टिकुलर गाड़ी लेफ्ट मारेगा या राइट मारेगा, अनलेस मैं जानता हूँ उस आदमी को और मुझे पता है उसका ऑफिस किधर है, which is some additional information, but I can't predict the outcome of a singular event with any more certainty than you can. So then it's a fair bet. Then you have some chance of making money, maybe 50-50 chance. तो ठीक है, it's like a coin toss. बोलूंगा लेफ्ट, तुम बोलोगे राइट, तुम भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूँ. Over a period of time collected information, which is an aggregate information, में तुम्हारा जीतने का चांस जो है एकदम कम हो जाएगा और जीतने का चांस जो है बढ़ जाएगा. स्टोकेस्टिक इवेंट इस टाइप का इवेंट होता है जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली जीरो होती है, यानी सब कुछ इज अ कॉइन टॉस. ये होगा, कुछ भी नहीं कह सकते, 50-50. दैट्स अ स्टोकेस्टिक इवेंट. बट when taken in aggregate, the more you take, the more confident you get in terms of the outcome. That is the meaning of a stochastic event. ठीक है, कॉइन टॉस के साथ भी ऐसा है. एक पर्टिकुलर कॉइन टॉस में हेड आएगा टेल आएगा में हमारी जीरो इंफॉर्मेशन है. अगर कॉइन फेयर है तो 50-50 चांस है. लेकिन 100 कॉइन टॉस में कितने हेड और कितने टेल आएंगे, इसमें तुम अगर बेट करना चाहते हो तो कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई एक हेड और बाकी टेल आएंगे. Everybody would want to bet to 50-50, राइट? कि 50 हेड 50. तो एग्रीगेट में जो है इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इंडिविजुअल में इंफॉर्मेशन कम हो जाती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टोकेस्टिक इवेंट. व्हाई इज न्यूक्लियर डीके अ स्टोकेस्टिक इवेंट? इट इज स्टोकेस्टिक बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ न्यूक्लियर डीके वेल इनफ. प्रोबेबिलिटी का आधा स्टोरी ये होता है कि इट इज रियली बेस्ड ऑन आवर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. ये कॉइन टॉस के लिए भी ट्रू है. अगर कॉइन उछालते समय तुम्हें कॉइन की पूरी प्रॉपर्टीज पता हो, तुम्हारे फिंगर से जो उसको इंपल्स मिला वो एकदम प्रिसाइसली पता हो, हवे में जब वो टर्न करेगा तो कौन कौन से मॉलिक्यूल से टकराएगा वो एकदम एग्जैक्टली पता हो, और तुम्हारे पास दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर हो जो सारी न्यूटन्स इक्वेशन सॉल्व करके बता दें कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंपल्स एंड दैट पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी एंड विद दैट अमाउंट ऑफ एयर अराउंड and with those individual collisions with air molecules, then you will have 100% predictability. तुम बता दोगे उन इक्वेशंस को रन करके कि भाई टेल आने वाला है. लेकिन क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये चीज स्टोकेस्टिक हो जाती है. सो प्रोबेबिलिटी का half the story has to do with us not having enough information, right? तो न्यूक्लियर डीके इसलिए स्टोकेस्टिक है या इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक है बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ न्यूक्लियर डीके. लाइक वी नो, अभी तक जो मैंने तुम्हें पूरा थ्योरीज का बताया कि हाँ इसको अल्फा हो जाएगा, इसको बीटा हो जाएगा, वो एक अलग चीज है. लाइक आई कैन टेक अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस एंड काइंड ऑफ से कि हाँ ये देख के बड़ा लग रहा है तो प्रॉब्ली इसको अल्फा डीके होता होगा.
वो चीज की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि गिवन की एक मेरे सामने रखा है जिसको अल्फा होगा, मैं प्रेडिक्ट करूं कि कब इसका अल्फा डीके हो जाएगा, 5 मिनट बाद होगा, 10 मिनट बाद होगा, 1 साल बाद होगा। ये प्रेडिक्टिव पावर मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनली उसमें क्या चीज होती है जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब टूट जाते हैं, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि जब ऐसा होगा कि ये 3 प्रोटॉन इधर आ जाएंगे और ये 4 न्यूट्रॉन इधर आ जाएंगे, तब वो स्प्लिट कर जाएगा, और अगर मैं उस लेवल पे उसको ऑब्जर्व भी कर पाता, विच इज अनदर प्रॉब्लम, तो मैं बता सकता था और तब इसमें कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि नहीं ऐसा, तो इट्स बेसिकली अ कॉइन टॉस, राइट? तो एक तो चीज ये हो गई कि वो स्टोकेस्टिक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब लार्ज नंबर्स में हो जाता है तो फिर उसकी डीके के बारे में कुछ कहा जा सकता है, और उसका जो लॉ है वो बेसिकली ये है कि if n is the number of undecayed nuclei I think at some time, some arbitrary time t, इसको सैंपल साइज भी कहते हैं। सैंपल साइज जो है कितना बचा है, करंट सैंपल साइज। तो जो लॉ है वो ये है कि dn by dt is basically proportional to minus n. The rate at which they are decreasing or decaying is proportional to how many are still left. किसी भी एक का जो डीके होने का प्रोबेबिलिटी है वो अलग चीज है, लेकिन किस रेट से वो डीके हो रहे हैं वो चीज जो है हम कुछ सेंस में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि वो लार्ज नंबर्स की बात हो रही है। जितना बड़ा n होगा उतना ये इक्वेशन करेक्ट होता जाता है, ठीक है? तो इसका आउटकम तो मैं पता है मैथमेटिकली कि पहले तो मैं इसको बना दूंगा एक प्रॉपर इक्वेशन, लैम्डा लगा देते हैं आगे, और लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। Lambda is a decay constant and it is a property of the particular nucleus. Meaning to say uranium will have a different lambda. और जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका डीके रेट ज्यादा होगा, क्योंकि मान लो अगर यूरेनियम के 100 बचे हैं तुम्हारे पास और प्लूटोनियम के 100 बचे हैं और यूरेनियम का लैम्डा ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये dn by dt with the minus sign is a bigger rate of decay, so we say it's more unstable. The bigger the value of this lambda, the more unstable the nucleus is. Obviously जिसके लिए लैम्डा 0 होगा वो एकदम स्टेबल है, वैसा कोई है नहीं चीज। लेकिन अगर बोलेंगे लैम्डा 0 तो therefore there is no decay rate and the sample size never changes, you always have the same number of nuclei. तो लैम्डा जितना बड़ा नंबर होगा उतना रैपिडली ये चीज डीके करता होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रल तुम्हें पता है इसका क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। अज्यूमिंग कि टाइम 0 पे देयर वर n नॉट ऑफ देम, n naught is your initial sample size. N naught is sample size at t equals 0. तो अभी n बचे हैं nt। तो इसका जो सोल्यूशन है वो तुम्हें पता है, बेसिक सा इंटीग्रल है ये। इसका सोल्यूशन है कि nt is n naught e की पावर माइनस लैम्डा t. That's your law of radioactive decay. यानी if you know the initial sample size and you know the decay constant, you can predict how many will be left after a certain amount of time. Even though you don't have information on when a particular nucleus will decay, you have information on things like how many will have decayed by some time. That is the kind of information you still have. चिन्मय, why is it directly proportional to minus n? देखो ये भी बोल सकते हैं कि क्यों ऐसा है। ऐसे सोचो कि मान लो एक क्लासरूम में 100 लोग बैठे हैं। ये वाला इक्वेशन वैसे नेचर में काफी कॉमनली अकर करता है, प्लस और माइनस साइन अलग अलग के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल डीके में ये है, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया कॉलोनी का ग्रोथ तो यहाँ प्लस साइन होगा,
The rate at which the population in a bacteria colony increases with time is proportional to how many bacteria there are currently, which makes sense because bacteria make more bacteria. It's also kind of true for people. The population of a city is proportional to its current population, to some extent with corrective factors for how many people are not marrying or having kids or whatever. But broadly speaking, you will have to say that the rate at which population is increasing, assuming वो सब फैक्टर तुमने हटा दिए कि भाई बॉम्बे जैसा सिटी है तो लोग माइग्रेट करते हैं, तो एक बड़ा चंक है जो are there because of they are not the outcome of reproduction in Bombay itself, they have come from somewhere else, or people are leaving the city for whatever reason. वो सब फैक्टर हटाने के बाद, if you have a closed sample in which nobody from outside can come in and nobody can leave, then the rate at which the sample increases will be proportional to the current size of the sample. यहाँ पे the rate at which the sample is decreasing is proportional to the current size of the sample. The negative sign represents decrease. अब कैसे तुम बोल सकते हो कि exactly n ही होना चाहिए, n square क्यों नहीं है, n root n क्यों नहीं है? वो ऐसे है कि एग्जाम्पल ले लो, मान लो 100 लोग बैठे हैं क्लास में, ठीक है? अगर 100 लोग बैठे हैं क्लास में और मान लो मैं बोलूं कि एक क्लास चल रही है, उसमें मान लो ये कुछ अलग टाइप की क्लास है, ठीक है, ये चलती रहेगी जब तक सारे लोग नहीं चले जाएंगे. सो इट्स रियली अप टू पीपल. एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल सिटिंग इन द क्लासरूम, द क्लास विल गो ऑन. एंड पीपल आर फ्री टू लीव एनी टाइम, लाइक दे कैन लीव राइट एट द फर्स्ट मिनट, दे कैन लीव आफ्टर 2 days ऑल्सो. जब जिसका मन करेगा वो उठ के चलता बनेगा, और जब फाइनली क्लास खाली हो जाएगा तो क्लास बोलेंगे खत्म हो गया, ठीक है? और मान लो कि किसी भी टाइम पे तुम्हारा क्लास को छोड़ के जाने का प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड. ये यहाँ पर भी ट्रू है, रेडियो एक्टिव डीके में भी ट्रू है, दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग द क्लासरूम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट्स अ कांस्टेंट. दिस इज अ लिटिल स्ट्रेंज because in a realistic setting your probability of leaving the classroom should be a function of time. I mean, ordinarily speaking, the longer you have sat there, the more you'll be bored or tired or whatever. मतलब अगर तुम ज्यादा रियलिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहते हो, वो वाले एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ लोगों के, तो then if you have already been sitting in the classroom for 4 hours, then your probability of leaving at this moment is more than somebody who has been sitting there for only 5 minutes. Make sense? It's a sensible thing to say. But मान लो ये ऐसा नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा नहीं? क्योंकि न्यूक्लियर डीके के साथ वैसा नहीं है. मान लो ये ऐसा है कि तुम चाहे 8 घंटे भी बैठे हो, तब भी तुम्हारा क्लास से जाने का प्रोबेबिलिटी वही रहता है जो पहले मिनट में था. You are as likely to go out as you are when at the first moment of the classroom. ठीक है? ना फटीग है कुछ, ना तुम्हें कुछ और काम है जीवन में. मतलब it doesn't change your likelihood of going out of the classroom does not change with time. और मान लो कि उसकी वैल्यू ले लेते हैं हाफ है. At any instant you are as likely to continue sitting for the next instant as leaving. हर instant में it's a coin flip and you might leave, you might not leave. It's a 50-50 chance in every instant. तो खुद ही बोलो कि अगर 100 लोगों के साथ हमने स्टार्ट किया तो पहले इंस्टेंट के बाद कितने लोग बचेंगे उधर? 50. यही तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम लीविंग इज हाफ, then with a sample of 100 after the first time period interval, whatever is your unit of time, there will be half of them left, because half of them would have stayed, half of them would have left. Again, you have to understand probability works best with large numbers. So हो सकता है कि 100 के सैंपल में ये करेक्ट नहीं आए कि 50-50 हो जाए. Maybe it's more like 60-40. 1000 के सैंपल में it will be closer to a 500-500 split. Million के सैंपल में it will be even closer. Infinity के सैंपल में it will be exactly half. That is how probability works, right? तो but in any case 100 लोगों में 50 लोग रह गए, फिर अगले मोमेंट पे कितने रह जाएंगे? 25. अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्लास से जाने की चेंज होती नहीं है टाइम के साथ, तो हर इंस्टेंट पे हाफ होता जाएगा वो. तो कांस्टेंट रेट से ही जा रहा है ना बेसिकली. करंट सैंपल साइज पे डिपेंड कर रहा है कि कितने लोग जा रहे हैं. 100 का हाफ जा रहा है तो 50 चले गए, 50 का हाफ जा रहा है तो 25 चले गए. तो जो उस वक्त सैंपल साइज है उसका लीनियर फंक्शन चला जाता है. हाफ तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बोला हाफ का प्रोबेबिलिटी है. अगर मैंने प्रोबेबिलिटी बोला होता कि 1/3 है जाने का और 2/3 है बैठने का, तो तुम अलग तरीके से स्प्लिट करते. लेकिन जितने लोग होते उसी का कोई स्प्लिट ही करके तुम निकालते कि कितने लोग चले जाएंगे. वो ये लैम्डा कंट्रोल करता है. 50-50 तो मेरा एग्जाम्पल है. ऐसा नहीं कि यूरेनियम का किसी भी मोमेंट पे डीके होने का प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है. जितना भी होता है वो लैम्डा से कंट्रोल होता है. जिनमें लीनियर आएगा ही ना. ये एग्जांपल में लीनियर आ रहा है. मान लो हाफ का एग्जांपल ले लिया तो तुम देख रहे हो ना कि जब 25 लोग हैं तो उस मोमेंट पे कितने लोग कट लेंगे. 25 का चलो हाफ नहीं हो सकता,
20 लोग हैं. नहीं, why is the example specific? In what sense is it a specific example? In terms of the probability split, half. Take any other. कोई नंबर ही तो आ जाएगा ना n के सामने. मान लो 1/3 है प्रोबेबिलिटी जाने का, तो किसी भी इंस्टेंट पे 1/3 लोग कट लेंगे, 2/3 बैठे रहेंगे, तो भी तो एक फ्रैक्शन ऑफ करंट नंबर ही हुआ ना. वो लीनियर तो हुआ ही नहीं करंट नंबर में. गेटिंग इट? बट इफ यू आर सेइंग कि स्पेसिफिक है इन द सेंस ऑफ आई एम सेइंग दैट डीके का प्रोबेबिलिटी इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है इस फैक्ट पे कि डीके का प्रोबेबिलिटी इज नॉट चेंजिंग. अगर डीके का प्रोबेबिलिटी इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. थैंकफुली विद न्यूक्लियर डीके इट इज नॉट द केस. तभी मैंने ये एग्जांपल में आर्टिफिशियल कंडीशन लगाई कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्लास से जाने का टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ भी ऐसा है. इसको आई विल राइट इट इन दिस फॉर्म दैट द न्यूक्लियस does not age. मतलब क्या हुआ इसका? In the sense of it has no perception of time. नॉर्मल चीजों के साथ क्या होता है कि उनका टाइम का परसेप्शन होता है, वो उसमें इनबिल्ट होता है, तो उसकी डीके होने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती है. जैसे एक इंसान की डीके होने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती है, राइट? इफ यू आर 50 years old एंड इफ देयर इज तुम खड़े हो और कोई 50 साल का बंदा खड़ा है और हम बोलें कि अभी अगले इंस्टेंट में मरने का किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वैसे जरूरी नहीं है किसी का भी ज्यादा हो. ज्यादा इन द सेंस ऑफ कि it doesn't mean कि कोई मरने वाला है. It's a probability. It might be a low number, but it will definitely be a lower number for you than for a 50-year-old. Why? Because your body keeps track of how long it has existed, and the longer it has existed, the more it is likely to decay in any given instant. मतलब अगर तुम t equal to 0 पे start करो at your birth, then at t the probability of decay must be a function of that t. For normal things I'm saying. और ये सब इतना बेसिक है, इनबिल्ट है इनटू हाउ थिंग्स वर्क अराउंड अस, इज दैट वी हैव बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अगर तुम देखो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कराते हैं, जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस तुम करा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, वो उसमें इनबिल्ट होता है, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रूअल थिंग मे बी, बट यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट रियलिटी. अगर मैं अभी इंश्योरेंस के लिए जाता हूँ, मान लो इफ एट माई एज आई एम 36, इफ आई गो टू गेट एन इंश्योरेंस and you go to get an insurance at your age, who do you for the same amount, मान लो कि भाई जब ये मरेगा तो इसको इतने पैसे मिलेंगे, तो उसका जो प्रीमियम होगा, यानी कितना देना है पर मंथ, वो किसके लिए कम होगा, तुम्हारे लिए कि मेरे लिए? This is not a GK question, it's more a logic question. You don't have to know how insurance premium works, but if you go to get a life insurance and I go to get a life insurance for the same amount, for the same total amount, कि भाई मरने पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो मंथली कुछ प्रीमियम देना होता है, which builds up to, तो किसको कम प्रीमियम देना होगा? तुमको कम देना होगा, क्योंकि they have calculated that you are more likely to live longer, and therefore by paying a lower monthly premium they are still going to recover that amount. They might not in a particular case, सब कुछ probabilistic है. Unfortunately हो सकता है कि कोई यंग इंसान का भी डेथ हो जाए, that's a given. They work with large numbers कि अपना डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करके रखेंगे कि जितना ओल्डर तुम हो जाओगे उतना तुम्हारे पास कम टाइम बचा है. They understand that, we understand that, and therefore it's automatically inbuilt into the structure. कार अगर तुम खरीदते हो, कार इज ऑल्सो समथिंग दैट एजेस इन द सेंस ऑफ कि चलने से और वेयर एंड टेयर से उसके पार्ट्स पुराने होते जाते हैं. सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट हैज ऑलरेडी. इफ यू बाय अ फ्रेश कार and you get an insurance on it, and versus later you want to get an insurance on the car, then again it's the same kind of thing. That also reflects in the selling price of a used car. All of these kind of things basically account for that factor. right? तो वो जो है वो इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है कि फॉर अ ह्यूमन, फॉर अ कार, फॉर अ मशीन, फॉर लिटरली एनीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू, if it came to existence at t equal to 0 and is currently at t equals to t, then its probability of decay at t is some function of t, and some kind of an increasing function of t. The longer it has lived, the more likely it is to decay. That is not the case for the nucleus. That is the unique thing, is that the nucleus, the probability of a nucleus decaying
a nucleus that was formed when our galaxy was formed, and a nucleus that I just made in a lab, the same element. I have to take the same element. I can't meaningfully compare. I can't say the probability of a uranium nucleus to decay right now and the probability of a carbon nucleus to decay right now are equal. वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं. Across elements नहीं compare कर सकता हूँ. लेकिन एक ही element के दो nuclei को compare कर सकता हूँ. Across nuclei अलग-अलग है. Across people भी अलग-अलग है. Across Americans अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, across Indians अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो उनका इंश्योरेंस उनके हिसाब से कैलकुलेट होता है, हमारा हमारे हिसाब से कैलकुलेट होता है. When you take the same type of nucleus, then it doesn't matter कि वो कितना, like this nucleus decaying right now and this nucleus decaying right now are equal probabilities. That is the meaning of this statement. Did you all understand this? Yes. ठीक है. तो अब एक चीज ये है कि हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस. तुम्हारा जो dn by dt है, जिसको हमने माइनस लैम्डा n बोला है, बाय द वे दिस dn by dt is also called activity A. ठीक है, this is the name of this quantity is also activity. रेडियो एक्टिविटी, लेकिन शॉर्ट में एक्टिविटी कहते हैं. एक्टिविटी का मतलब है. हाँ सर, एक चीज पूछना था कि वो क्लास का एग्जांपल है ना कि हाँ. वो रोके और लोग निकल जाएंगे, वो हाँ. मतलब वो इससे अलग हो गया ना क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है. नहीं, वही मैं बता रहा था कि एक्चुअल में वो टाइम डिपेंडेंट है. एक्चुअल में इट इज लाइक दिस. रियल में अगर तुम बोलोगे, फिर मैं अपनी तरफ से उसको आर्टिफिशियली वो कर रहा था, न्यूक्लियस जैसा बना रहा था कि नहीं, टाइम डिपेंडेंट नहीं है. तुम 8 घंटे बैठो या 1 मिनट बैठो, तुम्हारा जाने का प्रोबेबिलिटी सेम है. सो आई वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर डीके प्रोसेस. हाँ सर, समझा. बट इन रियलिटी, हाँ, ऑफ कोर्स इट इज टाइम डिपेंडेंट. इट इज लाइक द डेथ डीके ऑफ अ ह्यूमन, कार, मशीन, द डीके ऑफ योर कंसंट्रेशन, राइट? ओके सर. ठीक है. तो एक्टिविटी कहते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहते हैं, और इसका यूनिट होता है, वो तुम लोग देख लेना, बेकरेल होता है यूनिट, और एक क्यूरी भी यूनिट होता है. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम कन्वर्जन फैक्टर. आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट इज. बेकरेल इज अ यूनिट एंड क्यूरी इज अ यूनिट. ठीक है. I think becquerel is 1 disintegration per second and Curie is some large number of disintegrations per second, क्योंकि 1 is a very small number, many decays happen in a second. So it's like Curie is some 10 की power 8 becquerel or something. But any case, तो इसको, तो अब ये जो चीज है, अब अगर तुम इसको इस फॉर्म में लिखो कि अगर मैं dn के नीचे n ले आऊं, तो ये माइनस लैम्डा dt हो जाएगा. dn कौन है? dn is what? dn is the number of atoms that will decay in the next dt time, and n is the current number of atoms which are there. Sample size, current sample size, this is the current sample size, यानी कि क्लासरूम में कितने लोग हैं, and this is की the number of decays in the next dt, यानी कितने लोग कटने वाले हैं क्लास से. तो फिर ये रेशियो क्या चीज हो गया? What does this ratio represent then? Percentage decayed, right? Fraction, yes. Which can also be called the probability of decaying. Yes. Probability का definition ही तो यही है, जितने लोग अभी चले जाएंगे divided by जितने लोग अभी है is the probability of going. तो this represents, when you write it like this represents, इसका mod ले लेंगे, माइनस साइन तो वो कुछ और चीज बताता है, इसका mod अगर तुम ले लोगे, therefore lambda dt represents the probability of a nucleus, of any given nucleus decaying in the next dt. And you can see that it is a constant. Prerit, thank you. Prerit is saying, so I guess 1 becquerel is 1 dps, 1 disintegration per second, and 1 Curie
is 3.7 into 10 की power 10 becquerel, यानी 10 इतना dps. ठीक है. अच्छा, तो first of all, are you able to see that this is a constant? Constant in the sense of, क्योंकि lambda is a constant for a particular nuclear type and dt is a constant time of, मतलब dt t पे depend थोड़ी करता है. dt is always that next interval, whether it is after 10 hours the next interval or whether it's the first interval. dt is a fixed time slice and lambda is a constant for a particular nucleus. So do you see why I was saying why this equation basically means that the probability of decaying in the next dt does not depend on what t was before this dt. Are you guys following this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ऑब्वियसली अक्रॉस मटेरियल्स कांस्टेंट नहीं है. जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका डीके होने का प्रोबेबिलिटी, अगर तुम ले लोगे एक यूरेनियम और एक कार्बन, तो यूरेनियम का अलग लैम्डा है, कार्बन का अलग लैम्डा है. यूरेनियम का लैम्डा ज्यादा है, इसलिए यूरेनियम का न्यूक्लियस का अगले 1 सेकंड में या अगले किसी भी फिक्स टाइम में डीके होने का प्रोबेबिलिटी कार्बन के उसी इंटरवल में डीके होने से ज्यादा रहेगा, इन दैट प्रोपोर्शन ऑफ लैम्डा. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक. The other thing is, you can get a bunch of probability type questions on this, but they are based on one concept here, which I will quickly write down. ये सब भी तुम लोग पढ़ चुके होते हो, which is the concept of half life. ठीक है. हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ is the time after which sample size is halved. Simple definition. So you can easily solve for it. कि भाई n naught by 2 कब हो जाएगा? Starting with n naught. You have to understand कि n naught हमेशा मतलब नहीं है कि वो starting ही हो. किसी भी टाइम पे तुम बोल सकते हो टाइम इक्वल टू 0 है और वहां से नाप सकते हो. मान लो तुम्हारा सैंपल ओरिजिनली 100 न्यूक्लियाई का था, तो जब वो 50 हो जाएंगे तो कहोगे हाफ लाइफ हो गया. लेकिन जब वो 70 हो गया होगा बीच में, तब भी तुम टाइम स्टार्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई 35 होने में कितना टाइम लगेगा. इट्स ऑलवेज द सेम नंबर. ठीक है. गौरव, dn by n का मीनिंग है, dn by n is the probability of decaying in the next dt time, because dn is how many will decay. dn by dt क्या है? Disintegrations per second. तो dn by dt is definitionally the same thing कि भाई अगले dt में dn लोग खत्म हो जाएंगे. तो dn किसको रिप्रेजेंट करता है? जो लोग खत्म हो जाएंगे. n किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी कितने टोटल लोग हैं? तो dn by n क्या चीज का प्रोबेबिलिटी हुआ? खत्म होने का प्रोबेबिलिटी. Like if you happen to fall in that group, then you will go out of the classroom. The probability of you, मतलब रिवर्स में देख रहे हो ना तुम. अगर मान लो ये नहीं होता पहले से पता कि भाई प्रोबेबिलिटी लोग का जाने का हाफ हाफ है, वो जाने दो. मान लो हम बोलते हैं अभी क्लास में 100 लोग हैं और एक अगले सेकंड में देखा कि अचानक से वहां पे 40 लोग रह गए, तो देन कोई इस बेसिस पे पूछे कि तुम्हारा क्लासरूम से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या था, तो तुम बोलोगे 60% या 0.6, क्योंकि यू कुड हैव फॉलन इन द ग्रुप ऑफ 60 as I mean with 0.6 probability and you would have fallen in the group of 40 with 0.4 probability, right? तो वही चीज लिखा हुआ है. तो हाफ लाइफ जो है वो ऐसे निकलेगा, e की पावर माइनस लैम्डा टाउ. टाउ कह सकते हैं उसको या टी हाफ भी कहते हैं. अब टी हाफ सिंबलाइज कर लो. इसको जब सॉल्व कर लोगे टी हाफ को लॉन लेके इसका, तो ये आ जाएगा ln 2 by lambda. So naturally it makes sense. The thing with the bigger lambda, which is more unstable, has a shorter half-life, inversely proportional to lambda. ठीक है? करेक्ट? Yes, sir. और इसका मतलब ये है कि इसमें हर बार हाफ हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हाफ हो गया और फिर मतलब 100 से तुमने स्टार्ट किया तो पहले हाफ लाइफ में वो 50 हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ में क्या 0 हो जाएगा, बाकी हाफ भी खत्म. नहीं, उसका अगले हाफ लाइफ में उसका एंड सो ऑन एड इन्फिनिटम. तो टेक्निकली इस हिसाब से तुम्हें लगेगा कि भाई खत्म कभी नहीं हो सकता, विच इज ट्रू. बट एक्सपोनेंशियल डीके होगा ना? एक्सपोनेंशियल डीके है. इसका मैंने प्लॉट नहीं बनाया यहाँ पे, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द प्लॉट हियर. टाइम and n, and it basically starts at n naught and exponentially goes to 0. ठीक है. तो
It doesn't really hit zero ever in some finite time, but that's not really a practical problem. It's more of a mathematical issue. In practice, the sample will finish at some time because you will be left with 1 at some point and that will decay and that will be the end of the story. 1 का half या तो वो तो नहीं होगा, कभी एक न्यूक्लियस तो रह ही जाएगा, जब एक न्यूक्लियस रह जाएगा तो या तो वो डीके होगा या नहीं होगा, जब डीके हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा. प्रैक्टिकली कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल एक वो है कि इंफिनिटी टाइम लग रहा है उसमें. हाफ लाइफ के टर्म्स में यू कैन बी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, एंड ऑल ऑफ देम रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके. सो फॉर एग्जांपल, if I say something like, and these are really just problems which you have studied in math का probability में भी तुमने पढ़ लिया होगा ना, probability पढ़ लिया math में? बाकी है. अच्छा, okay, तो then इसमें मुझे तुम्हें थोड़ा सा भूलना पड़ेगा. So maybe that's why you are also not finding it a little this thing here. ठीक है, okay. In any case, for example, let's say I ask you, what is the probability that, so you have some sample and you look at one particular nucleus, which is your character of the story. Then you ask the question कि इसका जो है अगले हाफ लाइफ में डीके होने का कितना प्रोबेबिलिटी है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं is basically you have to take a ratio. The ratio that has to be taken is probability in general is always given by denominator में the total whatever is there, the total sample size, numerator में the sample size of interest. By interest I mean to say जो भी तुम चाह रहे हो जिसका probability निकाल रहे हो कि भाई ये क्लासरूम में लोग हैं तो कितने लोग चले जाएंगे. डिनोमिनेटर में आएगा कितने लोग हैं टोटल, न्यूमरेटर में आएगा जो लोग चले गए उनका नंबर. तुम निकाल रहे हो कि भाई बारिश होगा या नहीं होगा, आज बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो ऑब्वियसली ये डेटा कैसे निकाला जाता है, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, बेस्ड ऑन कुछ एक्सट्रापोलेशन होता है पीछे के डेटा पे. तो तुम पीछे 10 साल का वेदर डेटा निकालोगे, सारा जुलाई का अगस्त का डेटा निकालोगे, उसमें करोगे और फिर बोलोगे कि कितने दिन थे टोटल, उनमें से कितने दिनों में बारिश हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है बारिश होना. तो कितने दिनों में बारिश हुआ वो न्यूमरेटर में डालोगे और कितने दिन थे टोटल वो डिनोमिनेटर में डालोगे. तो आज एक आर्बिट्ररी डे ऑफ सितंबर या अक्टूबर में बारिश होने का प्रोबेबिलिटी मिलेगा तुम्हें. सो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फाउंड by taking the ratio of the number corresponding to the event of interest, जिसका भी probability निकाला जा रहा है. कॉइन का हेड और टेल आने का probability, किसी के डीके होने का probability, मरने का जीने का probability, एक्सीडेंट होने का probability, whatever that event is there, then in the numerator is the number associated with that event and in the denominator is the total number. So if I say I have a sample of let's say n0 nuclei and I point at some nucleus and say what is the probability that this guy decays in the first half life. Half, right? Half, correct. क्यों? टोटल नंबर है n0 तो नीचे n0 डाल दो. पहले हाफ लाइफ में कितने डीके हो जाएंगे, n0/2, वही डेफिनेशन है हाफ लाइफ का. इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का एक हाफ लाइफ में डीके होने का प्रोबेबिलिटी इज एग्जैक्टली हाफ. तुम लोग समझे मैंने जो बोला? Yes. बट इफ आई से कि एक न्यूक्लियस का, मान लो मैं तुम्हें लैम्डा का वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है. लैम्डा इज लेट्स से या चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक न्यूक्लियस का किसी टी टाइम में डी के होने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, वे टी इज आर्बिट्ररी टी, कि पहले टी सेकंड्स में वो डी के हो जाए. Lambda t. वही लॉजिक लगाओ जो यहाँ पे लगाया था कि पहले देखो पहले टी सेकंड में कितने डी के हो जाएंगे. E raised to minus lambda t. Yes, sir, e raised to minus lambda. T number of decays in first t seconds कैसे निकालेंगे, n0 minus nt. Agreed? Yes. Please remember, nt is not how many have decayed by time t. How many are N0 left? is correct. Yeah. N represents the undecayed at t. This is the remaining, the sample size. ये sample size बता रहा है कितना है. तो कितने हो चुके हैं ऑलरेडी, वो है टोटल में से इतने.
therefore the probability of decay of some nucleus you point at some nucleus and say कि भाई क्या probability है इसका in the first t seconds will be n naught minus nt by n naught 1 minus n naught e की पावर minus lambda t by n naught 1 minus e की पावर minus lambda t. समझ गए तुम लोग? Yes. हाँ सर। ठीक है. अब वो फर्स्ट टी सेकेंड्स हाफ लाइफ भी हो सकता है, तो उससे तुम्हें वो भी आ जाएगा. अगर तुम टी की जगह टी हाफ डाल दो तो यहाँ पे हाँ ln 2 बन जाएगा विद अ माइनस साइन, जो ln हाफ बन जाएगा, जिसको तुम नीचे करके हाफ कर दोगे तो 1 माइनस हाफ हाफ आ जाएगा. तो वो तो एक स्पेशल केस है. हाफ लाइफ इज अ स्पेशल केस ऑफ जनरल टाइम टी, बट इन द फर्स्ट टी सेकेंड्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग ऑफ सम न्यूक्लियस. ठीक है. अच्छा, तुम लोगों का 12 बजे से भी लेक्चर है क्या? हाँ हाँ सर. सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा थोड़ा सा बचा है, मे बी 10-15 मिनट का, तो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक. और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? मोस्टली देखो मेंस के टॉपिक्स रहते हैं तो वही करेंगे. EM वेव्स है, ये सब चीजें हैं, सो विल फिनिश ऑल ऑफ दैट. ठीक है ना. और meanwhile तुम लोग मॉडर्न का बुकलेट जो है वो कर ही लो, थोड़ा सा ही हमारे बचा है. सर HCV का होमवर्क है तो उसमें हमने 3 चैप्टर लिखे हैं. हाँ, वो तीनों हो चुके हैं ना हमारे, तो पूरा कर सकते हो तुम. फोटो इलेक्ट्रिक पूरा हो चुका है, एक्सरे पूरा हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है. तीनों के अलग अलग चैप्टर है मतलब. हाँ, HCV में उसने 3 चैप्टर कर दिए हैं, छोटे छोटे चैप्टर है वो. ठीक है. हाँ सर. So could you show the previous page? यस. EM waves requires us to know a bit of EM. on हाँ, it does. तो अभी तुम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? Current Current actually electric- just खत्म हुआ है. इलेक्ट्रिक करंट खत्म हुआ है. पूरा थोड़ा बाकी है. अच्छा, तो ठीक है फिर. अभी तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है जिससे EM वेव प्रोड्यूस होता है वो तो अभी दूर है तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो देखेंगे, पहले उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, या मे बी आफ्टर यू आर डन विद दैट यू कैन आस्क whoever has taught you EM to teach you EM waves also. और वरना फिर ये है कि या फिर हम कर रहे होंगे तो मैं बता दूंगा, जितना रेलेवेंट है उसमें वो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में तो करना नहीं, मेंस टॉपिक है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगेगा वो मैं बता दूंगा क्विकली, और फिर उसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे. तो वो भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी कर चुके हैं पहले. और सेमीकंडक्टर्स भी करेंगे आ गया, वो भी एक मेंस टॉपिक है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों का बचा है, वो भी करेंगे. और तुम लोगों का शायद वो भी बचा है, क्योंकि SHM मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था. तो उसका एक वो डैम्प ड्रिवन ऑसिलेशन, मे बी डैम्प्ड ऑसिलेशन तुम लोग कर चुके हो, ड्रिवन ऑसिलेशन नहीं किया, समथिंग लाइक दैट इज द केस. हाँ सर. हाँ डैम सर। ठीक है, तो वो भी याद दिला देना मेरे को, क्योंकि वो साथ में होते हैं तो मैं भूल जाऊंगा. मे बी ड्रिवन ऑसिलेशन मेरे को तुम लोगों को बताना रहेगा. तो मेनली जो मेन्स टॉपिक्स हैं वो यही हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सेमीकंडक्टर्स है, EM वेव्स है, डैम्प ड्रिवन ऑसिलेशंस है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्पर्जन का एक टॉपिक होता है, वो हम कर चुके हैं नहीं? नहीं सर, किया नहीं. जिसमें वेवलेंथ में स्प्लिट होता है वो प्रिज्म में से लाइट, नहीं तो वो भी बचा है. वो ऑप्टिक्स का मेन टॉपिक है. ऑप्टिक्स में 2 मेन टॉपिक हैं, डिस्पर्जन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. वेव ऑप्टिक्स का हम टॉपिक कर चुके हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, दैट इज आल्सो मेन टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट. तो फिर कुछ है नहीं खास, मतलब यही है, सेमीकंडक्टर है एक मेजर चंक उसका, और बाकी यही सब है. So then mostly We have not done the different types of experiments in wave optics, like Lloyd's mirror and all that. different types of Experiments, right? Like Lloyd's mirror and all that. नहीं, they are not there in your syllabus. Okay. Argya, can you कर show the लेंगे. left part of the page? We can have a discussion of the advanced paper someday. और mostly what I will do is actually एक प्रॉब्लम था उसमें जो हम ले सकते थे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम आया था. मोस्टली यही है कि कर लेंगे किसी एक दिन, वी कैन हैव अ डिस्कशन. तुम लोग अटेंड कर लेना उसको चाहो तो, इफ यू वांट. बेटर तो ये है कि वुड सजेस्ट कि छोड़ो, अभी मत करो अटेम्प्ट, पूरा सिलेबस हो जाने दो, फिर उसको एक पेपर की तरह ही अटेम्प्ट करो करके, बेटर तो वो रहता है. तो यू जस्ट सॉर्ट ऑफ सेव इट फॉर दैट पर्पस.
ठीक है, हो गया, खत्म करें, चलो फिर ऑलरेडी